बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 नुमेरिकल सीरीज़ में चैप्टर नंबर 6 के एक टॉपिक के साथ पेश खिदमत हैं। आज की क्लास में हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करने वाले हैं कि जिसका एक रीज़न हमारे पेपर में आता है। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये बात बताई जा रही है कि जो ग्राहम का लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, जिसको हम मज़ीद ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको फॉर्मुलेट करने वाले स्कॉटिश फिज़िकल केमिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस ग्राहम, जिन्होंने 1848 में इस लॉ को हमारे लिए पेश किया। क्या कहते हैं इस लॉ में ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस का, यानी किसी भी गैस का जो फैलने का अमल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट से। अगर इनकी बात को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस अंदाज से इसको पेश कर सकते हैं। आज से मुराद यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन की रिलेशनशिप है यहाँ पर और मोलर मास स्क्वायर रूट में आना है, तो हमने 1 करके स्क्वायर रूट के अंदर मोलर मास को अरेंज किया। अब बात यह है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारे सामने आ तो गई, मतलब क्या है, थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में इसकी डिटेल हमारे सामने आ जाए। तो दरअसल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहूँगा कंटेनर की। इस कंटेनर में मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब अगर इस कंटेनर को मैं ओपन कर दूं तो आप क्या कहते हैं, ओपन करने के साथ ही ये तमाम के तमाम जो गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर में मौजूद हैं वो इससे बाहर निकल आएंगे और एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल निकलने के बाद इन्वायरमेंट में फैले, यानी कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ चले गए, तो ये अमल गैस का दरअसल क्या है, ये डिफ्यूजन है। और इस गैस के डिफ्यूजन के अमल को ग्राहम ने हम तक पहुंचाया। अब जो इन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला हमें दिया ना, इसको भी थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश कर लेते हैं। ग्राहम के मुताबिक जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस, यानी किसी भी गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्स रिलेशन रखेगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब हमारे सामने किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा नज़र आए, यानी ज़्यादा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास रखने वाली गैस हमारे सामने मौजूद हो, तो हम इस लॉ के ज़रिए ये बात प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं। अपोजिट ये ले लेते हैं कि अब हमारे पास एक ऐसी गैस है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें मोलर मास, वो कम है। तो अब इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या निकला, इन्वर्स रिलेशन का मतलब यही है ना कि एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। तो यहाँ जब हम कह रहे हैं कि दूसरी कंडीशन में एक गैस का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास वो कम है कंपैरेटिवली, तो यकीनन इन्वर्स रिलेशन होने के नाते इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ, बुरा ना मनाइएगा। एक ही क्लास में अगर मुख्तलिफ आप स्टूडेंट्स को देखें तो हर स्टूडेंट फिज़िकल हेल्थ के हवाले से सिमिलर तो नहीं होता ना। कुछ बच्चे पतले से होते हैं और कुछ बच्चे सेहतमंद थोड़े से होते हैं। तो अगर हम पूरी क्लास के बच्चों की रेसिंग करवाएं तो रेसिंग में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, रेसिंग में हम यही एक्सपेक्ट करेंगे जो हेल्दी स्टूडेंट्स हैं और थोड़े से स्लिम हैं वो यकीनन वो तेज़ दौड़ेंगे। लेकिन वो हमारे स्टूडेंट जो कि फ़िज़िकल हेल्थ में ज़्यादा हैं और थोड़े से मोटे हैं, तो यकीनन अपना वज़न ज़्यादा रखने की वजह से वो तेज़ नहीं दौड़ सकेंगे। सिमिलर इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा मास रखने वाली गैस आखिर क्यों कर तेज़ी से आगे मूव करेगी, तो तेज़ी से आगे मूव नहीं कर सकेगी। यही वजह है कि जिस गैस का मास कम होगा, तो मास कम होना उसको ये सहूलत देगा कि वो बआसानी जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आगे बढ़ सके। जब यहाँ तक हमने इस लॉ को समझ लिया, क्योंकि इस लॉ को समझना ही दरअसल रिक्वायरमेंट है रीज़न को सॉल्व करने की, तो अब हम रीज़न की तरफ जाएंगे और आइए सवाल देखते हैं। तो 2018 में क्वेश्चन हमारे सामने आया, कहते हैं वजह बताइए कि कौन सी गैस इनमें से डिफ्यूज़ करेगी तेज़ी से और क्यों। अब हमें इसका रीज़न देना है। ये 3 गैसेस हमारे सामने मौजूद है। दरअसल इन्होंने रीज़न मांगा है, तो मैंने इसको नुमेरिकल अंदाज में नहीं, रीज़न के अंदाज में सॉल्व किया है, यानी कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देना मैंने मुनासिब समझी। तो मैं अगर इसका जवाब देना चाहूँ तो मैं क्या अंदाज़ अपनाऊँगा वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे तो पहले तो मैं ये बताऊँगा कि आप जो मुझसे रीज़न पूछ रहे हैं कि कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज़ करेगी,
तो इसके जवाब के लिए मैं आपको ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताना चाहूँगा। तो मैं एग्जामिनर को सबसे पहले ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताऊँगा कि भाई मैंने अपने सिलेबस में ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में ये पढ़ा है कि ग्राहम लॉ ने मुझे बताया है कि गैस का जो डिफ्यूज़ होने का अमल है ना, वो इन्वर्स रिलेशन रखेगा उसके मोलर मास से। यानी जितना मोलर मास ज़्यादा होगा तो गैस का डिफ्यूज़ होना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। ये बात जब मैं बयान कर चुका हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, डिफ्यूज़ के बारे में हम ग्राहम्स लॉ से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपने एक 3 या 4 नंबर के रीज़न के लिए इतनी बात तो करनी ही है। थोड़ा सा तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना, वरना यकीनन मार्क्स हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम ये बात बयान करेंगे कि चूँकि जो मोलर मास है ना H2 का, वो छोटा है किसके मुकाबले में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस के मुकाबले में, तो इस वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो डिफ्यूज़ करेगी फास्टर किसके मुकाबले में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस के मुकाबले में। तो ये बात मैंने कैसे पता लगाई, देखें, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मास की तरफ तवज्जो करूं तो वो 44 ग्राम है। अगर मैं मीथेन गैस के मोलर मास की बात करूं तो वो 16 ग्राम है। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो ये मेरे पास 2 ग्राम मौजूद है। मोलर मास कैसे निकालते हैं या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारा एक लेक्चर मौजूद है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप लोग को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप वो लेक्चर हमारा जाके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें आप मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को बहुत अच्छे अंदाज से निकालना सीख लेंगे। तो जनाब, मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, उसकी वजह क्या है कि बैक एंड में मैंने मोलर मासेस का जायज़ा लिया और मोलर मास का जायज़ा लेने के बाद पता चल ही रहा है ना मुझे कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम सबसे कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे तेज़ कंपैरिजन करते हुए अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, तो हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम होने के नाते इसका डिफ्यूजन का अमल सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है मैंने वाई का जवाब भी दे दिया और कौन सी गैस डिफ्यूज़ फास्ट करेगी इसका जवाब भी मैंने इस जुमले में दे दिया। अब मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करके इन्हें ये बता दूंगा कि भाई अगर आप ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन मांग रहे हैं कि सबसे तेज़ कौन, तो हाइड्रोजन सबसे तेज़, उसके बाद मीथेन गैस, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सबसे तेज़ जो है डिफ्यूज़ करने का अमल वो किसका है, हाइड्रोजन गैस का होगा। उसके बाद जिसका मास सबसे कम है यानी हाइड्रोजन के बाद वो है मीथेन गैस का, वो है 16 ग्राम। तो अब 2 के बाद 16 छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 44। तो हाइड्रोजन गैस के बाद मीथेन गैस की बारी आई और फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बची और उसका मास सबसे ज़्यादा है। तो डिफ्यूज़ होने के एतबार से जब इन तीनों का कंपेरिजन करेंगे तो ये सबसे देर में डिफ्यूज़ होगी। एक और सवाल देख लेते हैं। तो ये सवाल हमारे सामने आया स्टूडेंट 2018 में ही, शायद मैंने यहाँ पे गलत मेंशन कर दिया है। बहरहाल आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में चला गया है। कहते हैं डिफ्यूज़न बताओ कि डिफ्यूज़न क्या है, फिर ग्राहम का लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताओ और फिर दोबारा से अरेंज करके दो इन गैसेस को फास्टर से स्लोअर की तरफ। वही बात पूछ रहे हैं जो कि पीछे गुजरी है कि ये दी जाने वाली गैसेस को आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। और फास्टर टू स्लोअर का मतलब ये है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सबसे कम होगा वो सबसे तेज़ डिफ्यूज़ करेगी और फिर सो ऑन जिसका मास जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो डिफ्यूजन का ऑर्डर भी सिमिलरली उसको फॉलो करता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन बताना है जनाब कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन के मुतालिक हम ये बताएंगे कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स किसी भी मटेरियल के वो मूव करते हैं एक ऐसे रीजन से जो कि हाई कंसनट्रेशन का रीजन होता है और फिर हाई कंसनट्रेशन से वो मूव कर जाते हैं एक ऐसे रीजन की तरफ कि जहाँ लो कंसनट्रेशन हो। और ये अमल कब तक कंटिन्यू रहता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाने का, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, अब कहने का मकसद ये कि हाई कंसनट्रेशन का मतलब क्या है। देखें, अगर कम जगह पर ज़्यादा मास हो तो इसको हम कहते हैं हाई कंसनट्रेशन, और अगर उसी जगह पर मास आप कम कर दें, ठीक है, और मास की कमी कर दें, तो किसी जगह पर मास की कमी होना यकीनन वो लो कंसनट्रेशन है। सही है। तो अब ये हाई कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन दरअसल सोल्यूशन और सस्पेंशन के चैप्टर की एक गुफ्तगू है, तो यहाँ मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं करने वाला। अब मैं ग्राहम के लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट दूंगा जो कि सेकंड रिक्वायरमेंट है इस सवाल की, और वह स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बयान कर लूँगा। फिर बारी आएगी अरेंज करने की। तो अरेंज करने के लिए मैं एक लाइन लिखूँगा कि जो स्टेटमेंट लिखी ना स्टेटमेंट, उससे मुझे एक इशारा मिल गया क्या कि लोअर द मोलर मास, ये कम होगा मोलर मास, हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ज़्यादा होगा किसी भी गैस का डिफ्यूज होने का अमल। तो कहने का मकसद है अब मुझे ज़रा मोलर मास का जायज़ा लेना होगा।
तो जब मैंने जायज़ा लिया इन दिए गए गैसेस के मासेस का, तो जनाब ऑक्सीजन गैस का मास 32 ग्राम, हाइड्रोजन गैस का मास 2 ग्राम, क्लोरीन गैस का मास 71 ग्राम एंड नाइट्रोजन गैस का मास 28 ग्राम। तो अब जो सबसे कम मास रखने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले इसने डिफ्यूज़ होना है, फिर किसकी बारी आ जाएगी, फिर आ जाएगी नाइट्रोजन गैस की, फिर नाइट्रोजन के बाद जो बड़ा नंबर है वो है ऑक्सीजन गैस का 32 और फिर लास्ट में क्लोरीन गैस की बारी आएगी। तो अब फास्टर टू स्लो अरेंज करना है तो ये ऑर्डर हम यहाँ पर इस तरीके से बयान कर देंगे और यूँ इस तरीके से हमारा ये साइंटिफिक रीज़न का सवाल ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को समझाने के लिए मेरी मेहनत आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इन फैलाने में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।